सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे नाम पर चर्चा कर रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चंद्रशेखर आजाद। इतिहास की किताबों में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन आज जरा उनके उस नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड, उस फौलादी इरादे को करीब से महसूस करते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने अंग्रेजी हुकूमत को खुलेआम चुनौती दी कि जीते जीते तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। तो चलिए इस शानदार सफर को शुरू करते हैं। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। साल 1921। असहयोग आंदोलन अपने उफान पर है और एक 15 साल का लड़का पुलिस की गिरफ्तार में है। सोचिए, महज 15 साल, सामने एक खूंखार ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट बैठा है। इस उम्र में तो कोई भी बच्चा डर के मारे कांपने लगेगा, है ना? लेकिन ये लड़का, ये कुछ और ही मिट्टी का बना था। उसने बिना पलक झपकाए पूरी निडरता के साथ मैजिस्ट्रेट की आंखों में आंखें डालकर जो जवाब दिया, उसने सच में इतिहास बदल दिया। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत थी। पारसी मजिस्ट्रेट MP खरेघाट ने कड़कती आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने सीना तान कर कहा, आजाद। पिता का नाम? जवाब मिला, स्वतंत्रता। और घर का पता? लड़के ने बेखौफ होकर कहा, जेल। बस ये सुनते ही मजिस्ट्रेट आग बबूला हो गया और उसने इस छोटे से बच्चे को 15 कोड़े मारने की सजा सुना दी। लेकिन कहानी का असली क्लाइमेक्स ये है कि जब हर कोड़े की मार से उस लड़के का शरीर लहूलुहान हो रहा था, उसके मुंह से दर्द की चीखें नहीं बल्कि वंदे मातरम के नारे निकल रहे थे। और इसी दिन एक साधारण सा चंद्रशेखर तिवारी हमेशा के लिए हमारा चंद्रशेखर आजाद बन गया। देखिए, ये फौलादी जिगरा रातों रात नहीं आता। इसकी नींव उनके बचपन में ही पड़ गई थी। मध्य प्रदेश के भावरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर ने अपना ज्यादातर बचपन भील आदिवासी बच्चों के साथ जंगलों में बिताया था। वहीं जंगलों में भागना, तीरंदाजी करना, शिकार पर जाना, इन सब ने मिलकर उन्हें न सिर्फ शारीरिक रूप से चट्टान जैसा मजबूत बना दिया, बल्कि एक ऐसा अचूक निशानेबाज भी बना दिया जिसका आगे चलकर अंग्रेजों के पास कोई तोड़ नहीं था। यही ताकत उनकी सबसे बड़ी ढाल बनी। अब 1921 तक तो आजाद पूरी तरह से गांधीवादी अहिंसक आंदोलन के रंग में रंगे थे। लेकिन फिर आता है 1922 का वो टर्निंग पॉइंट, चौरी चौरा की घटना, जिसके बाद गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले ने आजाद जैसे लाखों युवाओं को गहरी निराशा में डाल दिया। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से तो अंग्रेज देश छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। और यहीं से उनके विचारों ने एक बड़ा यू टर्न लिया। 1924 में वो रामप्रसाद बिस्मिल की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA से जुड़ गए और यहीं से उनकी सशस्त्र क्रांति का बिगुल बज उठा। क्रांति करनी है तो हथियार चाहिए, और हथियारों के लिए चाहिए पैसा। सीधी सी बात है। और इसी जरूरत ने HRA की सबसे धाकड़ प्लानिंग को जन्म दिया, जिसे हम काकोरी ट्रेन कांड के नाम से जानते हैं। लेकिन सुनिए, इसे कोई मामूली डकैती समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड मिलिट्री स्ट्राइक थी। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही एक डाउन ट्रेन को रोककर क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटा, जो कि असल में हिंदुस्तानियों का ही पैसा था। और सबसे कमाल की बात, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इस पूरे मिशन में किसी भी आम नागरिक को खरोच तक ना आए। उस खजाने से उन्हें मिले 8,000 रुपए। अब आज के टाइम में शायद ये रकम बहुत बड़ी न लगे, लेकिन उस दौर में इसने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थी। अंग्रेज इस कदर बौखला गए कि उन्होंने पूरे देश में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चला दिया। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे कई बड़े लीडर्स पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। संगठन लगभग बिखर सा गया था। आजाद पर भी बहुत बड़ा इनाम रखा गया था, लेकिन पुलिस की क्या मजाल, जो वो आजाद को पकड़ सके। वो हर बार उन्हें चकमा देकर बड़ी सफाई से निकल जाते। अब HRA लगभग टूट चुका था। ऐसे में 1928 में आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह और बाकी युवाओं के साथ मिलकर इसे फिर से खड़ा किया। और यहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ। उन्होंने संगठन के नाम में एक नया शब्द जोड़ा, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, और यह बन गया HSRA। यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि सोच का बदलाव था। अब उनका टारगेट सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा देश बनाना था जहां किसी का शोषण ना हो। और इस नई फौज का कमांडर इन चीफ किसे चुना गया? बिल्कुल सही सोचा आपने, चंद्रशेखर आजाद को। अब HSRA पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका था। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी की जान चली गई थी, तो भाई इसका बदला तो लेना ही था। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में पुलिस अधीक्षक JP सैंडर्स को गोली मार दी गई। सैंडर्स को मारने के बाद जब भगत सिंह और राजगुरु DAV कॉलेज की तरफ से भाग रहे थे, तब पीछा कर रहे हेड कांस्टेबल को आजाद ने अपनी अचूक गोली का निशाना बनाया। यहां आपको आजाद की वो लीडरशिप क्वालिटी दिखती है, जहां वो एक सच्चे सेनापति की तरह अपने साथियों को बचाने के लिए खुद ढाल बनकर खड़े हो गए थे। इस घटना के बाद तो अंग्रेज सच में पागलों की तरह पूरे देश में आजाद को ढूंढ रहे थे। लेकिन हमारे आजाद तो भेस बदलने में भी मास्टर थे। उन्होंने एक सन्यासी का चोला पहना और अपना नया नाम रखा पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। इसी साधु वाले रूप में वो झांसी और ओरछा के घने जंगलों में मजे सह रहे थे। जरा सोचिए, ब्रिटिश इंटेलिजेंस उन्हें जगह जगह तलाश रही थी और वो चुपचाप उनकी नाक के नीचे बैठकर बड़ी शांति से अपना काम कर रहे थे। और ऐसा मत सोचिएगा कि जंगल में वो सिर्फ छुपकर बैठे थे। बिल्कुल नहीं। सत्तार नदी के किनारे अपनी कुटिया में वो दिन में गांव के बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन असल में वो पर्दे के पीछे से एक पूरी नई फौज तैयार कर रहे थे। उसी शांत माहौल में वो नए युवाओं को अचूक निशानेबाजी और बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे।
मतलब दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत के साए में रहकर भी आज़ाद खामोशी से भारत की अगली पीढ़ी को आज़ादी के लिए तैयार कर रहे थे। खैर, हर कहानी का एक क्लाइमैक्स होता है और हमारी कहानी पहुंचती है 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के एल्फ्रेड पार्क में। आज़ाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ किसी रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। तभी किसी मुखबिर ने विश्वासघात कर दिया। सीआईडी का ऑफिसर नॉट बावर 80 से ज्यादा हथियारबंद पुलिस वालों को लेकर वहां पहुंच गया और पूरे पार्क को घेर लिया। एक भयंकर गोलीबारी शुरू हुई। आज़ाद बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने डटकर मुकाबला किया और पुलिस वालों पर गोलियां बरसाते रहे ताकि उनके साथी सुखदेव राज को वहां से सुरक्षित भागने का मौका मिल सके। उस भारी गोलाबारी और धुएं के बीच एक ऐसा पल आया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आज़ाद की पिस्तौल में बस एक आखिरी गोली बची थी तो उन्हें अपना वो पुराना संकल्प याद आया कि दुश्मन के हाथ कभी जिंदा नहीं आऊंगा। बिना एक पल की भी झिझक के उन्होंने वो पिस्तौल अपनी ही कनपट्टी पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। वो आज़ाद पैदा हुए थे, पूरी जिंदगी आज़ाद ही रहे और मौत को भी उन्होंने अपनी शर्तों पर ही गले लगाया। सर्वोच्च बलिदान क्या होता है, ये आज़ाद ने दुनिया को दिखा दिया। आपको पता है, उनके खुद को गोली मारने के बाद भी पुलिस इतनी खौफ में थी कि काफी देर तक उनके मृत शरीर के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंग्रेजों ने चोरी छिपे रसूलाबाद घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि आग तो पहले ही लग चुकी थी। इस शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और लाखों भारतीय युवाओं के सीने में क्रांति की वो आग जला दी जिसने अंततः भारत को आज़ादी दिलाकर ही दम लिया। तो ये सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज़ादी की असली कीमत क्या होती है? क्या सच्ची आज़ादी हमेशा ऐसे ही किसी जुनूनी की मांग करती है जो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो? चंद्रशेखर आज़ाद का वो अडिग संकल्प, उनका वो हमेशा आज़ाद रहने का फौलादी इरादा आज के समय में हमारे लिए क्या मायने रखता है, इस पर जरा गहराई से सोचिएगा। खैर, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पूरी कहानी को हमारे साथ करीब से देखने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही शानदार विषय के साथ।